पहला आता है, क्या एक बार इनवॉइस जारी करने के बाद इसे कैंसिल कर सकते हैं? तो ये समझिएगा कि जो हमारा आईआरपी है, इस आईआरपी पर किसी भी इनवॉइस का डाटा अगले 24 घंटे तक मौजूद होगा। तो इसका सेंस ये भी है कि अगर डाटा हमारा 24 घंटे तक मौजूद है तो हमारे पास इसको कैंसिल करने का जो समय है वो भी केवल और केवल 24 आवर्स है। लेकिन इस 24 आवर्स में भी कैंसिल तब किया जा सकता है जबकि उससे रिलेटेड जो ई वे बिल है उसको भी हमने कैंसिल कर दिया हो। मतलब अगर हम बिना ई वे बिल कैंसिल किए इस इनवॉइस को आईआरपी से 24 घंटे के अंदर अंदर कैंसिल करना चाहते हैं तो ये अलाउड नहीं करेगा और आपका बिल कैंसिल नहीं होगा। इसीलिए पहले हमें अगर इनवॉइस कैंसिल करना है विद इन 24 आवर्स तो पहले ई वे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपना इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा आता है कि क्या इनवॉइस जारी करने के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है? तो बदलाव कोई भी नहीं होगा। अब अगर बदलाव नहीं होगा और कुछ गलती हो गई तो क्या किया जाए? तो गलतियां क्या हो सकती हैं भाई? या तो आपने उसकी टैक्स की अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम कर दी होगी या उस इनवॉइस की जो टैक्सेबल वैल्यू है उस वैल्यू में आपने कुछ अप एंड डाउन्स कर दिए होंगे। अगर ऐसा कुछ है तो आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के थ्रू इस गलती को सुधार सकते हैं और इस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को भी आपको आईआरपी पर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि ये जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है ये एज पर जीएसटी प्रोविजंस है और उस केस में आप अपनी गलती इन वैल्यूज में अगर ही कोई की हुई है तो आप उसको सुधार सकते हैं। अदरवाइज इनके अलावा अगर कोई भी गलती करी है तो उसे आप अपनी GSTR 1 में रिपोर्ट करके सुधार सकते हैं। नेक्स्ट FAQ आता है कि किस प्रकार के सप्लाई के संबंध में हमें ई इनवॉइस जारी करना है। तो भाई B2B के लिए जारी करना है। इसके अलावा जो भी हमारे एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हमें ई इनवॉइस जारी करना है। B2C के लिए ध्यान से सुन लीजिए, हमें ई इनवॉइस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या कमर्शियल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के लिए भी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करके जारी करना पड़ेगा ई इनवॉइस। अब देखिए, जो जीएसटी लॉ है इसमें जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बोले गए हैं वो बोले गए हैं कि यदि हमने गुड्स की वैल्यू में या टैक्स में कुछ भी गलती कर दिया, मतलब या तो वैल्यू कम या ज़्यादा हो गई है या फिर टैक्स कम या ज़्यादा हो गया है, तो इस गलती को सुधारने के लिए हम जो भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी करेंगे वही और वही केवल माने जाएंगे जीएसटी लॉ से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम सामने वाली पार्टी को कुछ भी बेनिफिट देने के लिए, कोई भी डिस्काउंट देने के लिए या कोई भी इंसेंटिव देने के लिए अगर डेबिट या क्रेडिट नोट जारी करते हैं तो वो एज पर जीएसटी लॉ नहीं है, जिसको डिफाइन किया गया है जीएसटी लॉ में। तो जब हम एज पर जीएसटी लॉ कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जारी करेंगे तब उसका हमें ई इनवॉइस जारी करना होगा। इसके अलावा बाकी किसी भी इनवॉइस का डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को हम ई इनवॉइस नहीं बनाएंगे और ऐसे ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कमर्शियल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर किसी भी सरकारी विभाग को हमने गुड्स सप्लाई करी है तब भी क्या हमें ई इनवॉइस जारी करना है। देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है रजिस्टर्ड और दूसरा हो सकता है अनरजिस्टर्ड। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अनरजिस्टर्ड है तो ऐसी सप्लाई को हम B2C सप्लाई कहते हैं और B2C सप्लाई के केस में हमें ई इनवॉइस जारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और एक हो सकता है TDS पर्पस के लिए रजिस्ट्रेशन। इन दोनों ही केसेस को रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है और अगर हम ऐसे रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट को कोई भी सप्लाई करते हैं तो वो B2B सप्लाई मानी जाएगी और अगर B2B सप्लाई है तो उस केस में हमें ई इनवॉइस जारी करना होगा। जहाँ तक कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है कि अगर एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा राज्य में रजिस्ट्रेशन है या एक ही राज्य में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है
और वह अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता है, क्या इस सिचुएशन में भी ई इनवॉइस जारी करना होगा? भाई इसके लिए जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो सेक्शन 25 में दिए गए हैं। अब हो कैसे सकता है, मान लीजिए एक पर्सन यूपी में है और उसका एक रजिस्ट्रेशन यूपी में नोएडा में है और उसकी एक ब्रांच इलाहाबाद में है। अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती हैं कि उसने अपनी इस ब्रांच का अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो इस सिचुएशन में इस ब्रांच को एक सेपरेट यूनिट माना जाएगा, और अगर सेपरेट यूनिट माना जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर या यहाँ से यहाँ पर अगर कोई भी सप्लाई हो रही है तो उसके लिए ई इनवॉइस जारी करना पड़ेगा। सेम केस आएगा अगर मान लीजिए यूपी में मेरी एक ब्रांच है या हेड ऑफिस है और दिल्ली में एक ब्रांच है और हरियाणा में नेक्स्ट ब्रांच है। अब यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन चलेगी और उसके संबंध में अगर मुझे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा तो ई इनवॉइस ही बनाना पड़ेगा अगर मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस लागू होते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात ये आती है कि अगर मेरा एक ही स्टेट में दो जगह पर एक बिजनेस प्लेस है जिसमें कि एक रजिस्टर्ड है और दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है, ये वाली सिचुएशन ले रहे हैं हम जहाँ पर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा और अब यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस केस में ये अलग यूनिट नहीं मानी जाएगी और इसे सेम यूनिट मानते हुए यहाँ पर ई इनवॉइसिंग की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या इंपोर्ट करने के लिए भी ई इनवॉइस की ज़रूरत है? ई इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ई इनवॉइस जो लागू होगा ये आउटवर्ड सप्लाई पर होगा, जबकि अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये इनवर्ड सप्लाई होती है। नेक्स्ट आता है, क्या एसईजेड डेवलपर को सप्लाई करने के लिए ई इनवॉइस जारी करना होगा? देखिए एसईजेड दो चीज़ों को शामिल कर सकता है। एक तो वो यूनिट जो कि वहाँ पर बिजनेस कर रही है और एक वो जिसने ये एसईजेड बनाया। जिस पर्सन ने ये एसईजेड बनाया है उसको हम नाम देते हैं एसईजेड डेवलपर, और जो यूनिट यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही है उसको हम नाम देते हैं एसईजेड यूनिट। आपने अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन देखी थी, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया था कि जो एसईजेड यूनिट है उसे बाहर किया गया है। अब अगर एसईजेड यूनिट को बाहर किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एसईजेड यूनिट के अलावा अगर वहाँ पर डेवलपर कोई भी सप्लाई कर रहा है तो उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। किसे बनाने की ज़रूरत नहीं है? एसईजेड यूनिट को बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मान लीजिए एक एसईजेड यूनिट है, उसको मिस्टर ए गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और मिस्टर ए ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविज़न लगते हैं। क्या मिस्टर ए जब गुड्स सप्लाई करेंगे तो क्या मिस्टर ए को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? आंसर इज यस। लेकिन अगर एसईजेड यूनिट किसी को भी सप्लाई करती है तो उस केस में बेशक इसका टर्नओवर 20 करोड़ का 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, क्या इसके ऊपर ई इनवॉइस लागू होगा? आंसर इज नो। तो सेंस ये आया कि एसईजेड यूनिट अगर किसी को ट्रांसफ़र करती है या सप्लाई करती है उसे ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एसईजेड यूनिट किसी से सप्लाई लेती है और जिससे सप्लाई ले रही है उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग लग रही है तो वहाँ पर ई इनवॉइसिंग बनाया जाएगा। मान लीजिए अब एक यूनिट है जो कि एसईजेड में है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है। साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो दूसरी यूनिट है वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है। क्या ऐसे व्यक्ति को ई इनवॉइस जारी करना पड़ेगा? देखिए भी जो एसईजेड है वो एक स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है। इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर जो भी एरिया है उस एरिया को हम नाम देते हैं DTA यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। अब मान लीजिए मिस्टर ए हैं, इनकी एक यूनिट है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में और एक यूनिट है इनकी इस एसईजेड में। तो क्या हम एक पर्टिकुलर एरिया का देखेंगे या पैन इंडिया बेसिस टर्नओवर देखेंगे? तो एग्रीगेट टर्नओवर बोला गया है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये दोनों ही टर्नओवर शामिल किए जाएंगे और अगर ये दोनों ही टर्नओवर शामिल होंगे तो इस पर्सन का टोटल टर्नओवर हो गया 55 करोड़ और 55 करोड़ होते के साथ ही इसके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू होगा। लेकिन
ई इनवॉइस बनाना किसके लिए होगा? ई इनवॉइसेस बनाना होगा जो भी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से सप्लाई होगी, केवल और केवल उसके लिए। अगर कोई एसईजेड यूनिट से सप्लाई होगी उसके लिए ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को ई इनवॉइस बनाना आवश्यक है? देखिए भाई, ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो काम होता है वो केवल और केवल जो इसके पास ITC आती है उस ITC को अपने डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। ये किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं करता। अब अगर ये किसी भी तरीके की सप्लाई नहीं करता है तो क्या इसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो, ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या रिवर्स चार्ज से रिलेटेड ई इनवॉइस बनाया जाएगा? अब देखिए, रिवर्स चार्ज दो तरीके के हैं, एक तो आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और दूसरा आता है 9 सबसेक्शन 4। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये एक ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर ई इनवॉइस के प्रोविजंस लागू होते हैं। अब अगर मान लीजिए ये किसी से सप्लाई लेते हैं और वो सप्लाई 9(4) में आती है, जिसके लिए रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी किसके ऊपर है? मिस्टर ए के ऊपर है। तो क्या मिस्टर ए को ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो, इनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मिस्टर ए किसी से सप्लाई लेते हैं अंडर सेक्शन 9(3), तो क्या मिस्टर ए को ई इनवॉइस बनाना जरूरी है? तो ई इनवॉइस यहां पर भी बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए एक एडवोकेट फर्म है और उस एडवोकेट फर्म का जो टर्नओवर है वो है 25 करोड़। अब जैसे ही इस एडवोकेट फर्म का टर्नओवर 25 करोड़ हुआ, क्या ये अपने आप में 48(4) में आ जाएगी, मतलब ई इनवॉइसिंग में आ जाएगी? आंसर इज यस, ये ई इनवॉइसिंग में आ जाएगी। लेकिन क्या इनको, एडवोकेट फर्म को, अपना जो भी टैक्स देना होता है वो फॉरवर्ड चार्ज में देना होता है? फॉरवर्ड चार्ज में ये अपना टैक्स नहीं देते, ये अपना टैक्स देते हैं रिवर्स चार्ज पे। अब इस केस में ये एडवोकेट फर्म अगर किसी को अपनी सर्विसेज देती है तो उस सर्विसेज के लिए ये रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बना कर देगी, और ये जो रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बना कर देगी, ये इनवॉइस कैसा होगा? ये इनवॉइस ई इनवॉइस होगा। ये चीज बोली गई है। तो रिवर्स चार्ज के संबंध में ध्यान रखिए, अगर आपके ऊपर रिवर्स ई इनवॉइसिंग लागू होती है और आप कोई भी सप्लाई ले रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज के थ्रू कोई भी लायबिलिटी आती है फॉरवर्ड चार्ज के अलावा, तब आपको अपना ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस की लायबिलिटी आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति का टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है, मतलब 20 करोड़ से कम है, क्या उसको भी ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा, या अगर वो अपनी इच्छा से चाहे क्या ई इनवॉइस बना सकता है? आंसर इज नो, अभी ये विकल्प उपलब्ध नहीं है। क्या IRN को ई इनवॉइस पर प्रिंट करना आवश्यक है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो भी इनवॉइस है उसके ऊपर हम क्या डालते हैं? QR कोड, और ये जो QR कोड है इसमें ये IRN शामिल होता है, इसलिए IRN को अलग से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। क्या QR कोड को इनवॉइस पर प्रिंट करना आवश्यक है? यस, QR कोड को जो हमारा मेन इनवॉइस है उसी पर ही प्रिंट करना जरूरी है। अब मान लीजिए हमारा मेन इनवॉइस है जिसमें हमने सारे डिटेल डाल रखी हैं और QR कोड की जगह नहीं बची, इसलिए हमने QR कोड नेक्स्ट पेज पर साथ में अटैच करके डाल दिया। क्या इस तरीके का QR कोड अपने आप में वैलिड है? तो ये ध्यान से समझिएगा, ये वैलिड नहीं है। QR कोड मेन इनवॉइस में ही शामिल होना चाहिए, अलग से प्रिंट करने की अगर आप इसको देते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर ई इनवॉइस नहीं निकाला जाता है तो क्या इसके संबंध में कोई दंड के प्रावधान है? बिल्कुल है, सेक्शन 122 में ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर हमने कोई भी लीगल प्रोविजंस फॉलो नहीं किए ई इनवॉइस से संबंधित तो हमारे ऊपर पेनल्टीज लगेंगी अंडर सेक्शन 122।